अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज एक न्यू प्रोग्राम के साथ हेल्थ स्पेशल में आपके साथ मौजूद हूँ और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ। देखिए, कार्ल मार्क्स के हवाले से बात करूंगी कि उनका कहना है कि अगर आप किसी को कोई दौलत देना चाहते हैं, कोई खुशी देना चाहते हैं, तो वो खुशी, वो दौलत आप जो दे सकते हैं वो मुरझाए हुए चेहरों को दे सकते हैं। तो मुरझाए हुए चेहरों के हवाले से चूँकि मैंने ज़िक्र किया, तो आज की जो डिज़ीज़ है वो कुछ इसी हवाले से है। आप डिज़ीज़ कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, ये कंडीशन है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और इतना ये कॉमन किस्म का प्रॉब्लम है जिसे हम लोग इतना ज़ेर गौर नहीं लाते। बात करेंगे मेरास्मस के हवाले से। आम तौर पे बात की जाए तो इसे बच्चों में सूखापन के नाम से जो है हम जानते हैं, और इसमें विदर्ड फेसेस को आप देखते हैं। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में यही बात की। तो ऐसा है कि चेहरे मुरझा जाते हैं ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, और भी इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसको हम स्क्रॉनिंग भी कहते हैं, विदरिंग भी कहते हैं, थिनिंग भी कहते हैं, और यानी कि बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट होता जाता है इंसान, और उसके जो बॉडी का तमाम मैस है वो वेस्टेज होना शुरू हो जाता है। हम बात करेंगे इसी हवाले से आज, और इसमें मुतासिर होने में चूँकि फ़ीमेल्स भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, और जो ज़्यादातर ओल्ड एज के पर्सनस हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आज प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले अपने पैनल में जो डॉक्टर शामिल हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि डॉक्टर फ़रा दीबा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये होम्यो एक्सपर्ट हैं। ये माशाल्लाह 15-20 साल से जो है अपनी फ़ील्ड में कम्पिटेंट हैं और बहुत अच्छे तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अगेन कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं हम मेरास्मस के हवाले से। सूखापन आम तौर पे कहते हैं। फ़ीमेल्स हमारे पास आती हैं और बात करती हैं कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, अगर खाता है तो उसकी बॉडी पे लगता नहीं है। ये अमूमन एक फ़िक्रा होता है जो हम सुनते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या, यानी कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमारी होम्योपैथी में समझती हूँ कि वो खुशी जो है वो बिखेरती है चेहरों पे, इस किस्म के जो कि मुरझाए हुए चेहरे होते हैं उनको ठीक कर देती है। आज इसी वाले से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये सूखापन, ये मेरास्मस है क्या? ये बेसिकली ना ग़िज़ाई जो किल्लत है ना हमारी बॉडी में, उसकी वजह से आती है। ख़ास तौर पे प्रोटीन्स और कैलोरीज़ वगैरह जो है ना बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बेसिक जो वजह है वो ग़िज़ा का ना होना है बॉडी के अंदर। जब बॉडी आपकी मांगती है फूड्स और उसको उस प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलता, तो ये बॉडी के अंदर मेरास्मस आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर इसको सूखापन बोलते हैं, पंजाबी में इसको सोकड़ा भी बोलते हैं। बिल्कुल, सोकड़ा जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ इस तरह से यूज़ होते हैं। ऐसे होते हैं। बाज़ पंजाबी में कहते हैं जी ये परछावां आ गया बच्चे को। हाँ जी, ये भी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये माल न्यूट्रिशन की सबसे मेन काज जो है ना वो है। न्यूली में ये होता है कि माएँ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना नहीं खाती, क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत है, लोग वैसे कर लें अपने काम पूरे तो ये खाना तो वो नहीं कर पाते। वैसे ये अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन्हीं की जो है प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से ये होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वालिदा अच्छी खुराक नहीं लेती तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। यही वजह है कि जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो देखने में बच्चा फूड से ही ले रहा होता है, माँ कह रही है कि मैं अपने बच्चों को फीड तो सही करवा रही हूँ, लेकिन ये सही तौर पर प्रॉपर इसको डाइग्नोज यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो क्या वजह है इसकी? फिर हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या वजह है इसके पीछे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जैसे कि डाइट दे रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। यूजुअली छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखते हैं कि वो दूध पीते हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल एकदम से स्पिटिंग हो जाती है उनकी। तो होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन हो कि जो हम दें तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? कुछ ऐसा होम्योपैथी में? जी बिल्कुल, हमारी टॉप की मेडिसिन है जो कि इस पे बड़ा ही अच्छा शानदार उसका रिजल्ट है। उसका नाम है एब्रोटिनम। उसमें ये होता है कि बच्चा दूध पीता है, वोमिट कर देता है। बच्चा दूध पीता है, वोमिट कर देता है, बार बार वो मांगता है दूध, माँ देती है बच्चे को, लेकिन इसके बावजूद बच्चे की ना वो ग्रोथ है,
ना वो उसकी वो बॉडी जो है ना वो हेल्थी की तरफ आ रही होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमारी एब्रोटिनम जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। बेसिकली जो इसके पीछे रीज़न होती है ना, जब ये बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर वो जो स्टमक का हमारा मुंह होता है ना, जी जी, पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है, सही, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से खुराक तो बॉडी में जाती ही नहीं है। जब बॉडी में जाएगी नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगे तो वो ज़ाहिर बात है बच्चे में हिस्सा ही नहीं बनेगी, हिस्सा नहीं बनेगी। तो उसी कंडीशन में आकर बच्चे को होना जो वो ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसमें ये सूखापन तो फिर लाजमी आता है, और बेसिकली ये जो फिर टांगों से स्टार्ट होता है, सही एब्रोटिनम में ना ये टांगों से स्टार्ट होता है। उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है। बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है कि ऐसे बच्चे जो मेरास्मस का शिकार होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं या वैसे देखते हैं, तो वो कैसे नज़र आते हैं, देखने में कैसे होते हैं, वो काइंडली हमारे नाजरीन को बताइए ताकि वो जान सकें इस चीज़ को कि कैसे होते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे देखने में बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होंगे। उनकी जो स्किन होगी बिल्कुल ऐसे जैसे ढीली, आप चुटकी काटेंगे ना वो थोड़ा टाइम लगेगा नीचे जाते हुए। सही। बॉडी का जो वेट होगा वो बिल्कुल कम होगा, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये बीएम के मुताबिक 16 से भी नीचे चला जाता है, अंडर वेट रहते हैं। और उसके अलावा जब इसकी टांगें सूखना शुरू हो जाती हैं, पेट फूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो गर्दन के ये होते हैं ना, ये सारे मसाम जो है ना, ये बिल्कुल ही होता है कि बच्चे की जो गर्दन है ना वो लटक जाती है। सही। कमर के ऊपर जो इसका बहुत ज़्यादा स्टैंड ही नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना जब बच्चा ये सूखापन की तरफ जाता है तो उसकी फैट्स जो है ना वो बर्न होना शुरू हो जाती है। जब फैट्स कम होती है तो पूरा ही वो मुकम्मल हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे वो कैलोरी डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। हाँ, प्रोटीन इसमें कम होती है, कैलोरीज भी। छोटे बच्चों को खास तौर पे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो 6 मंथ के अंदर आते हैं, जी जी, उनको तो कैलोरीज की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये कैलोरीज नहीं मिलती उसको तो फिर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मरासमस के पेशेंट बन जाते हैं। अच्छा नाजरीन, आपको ये बताती चलूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो पेशेंट होते हैं मेरास्मस के, वो किस तरह के नज़र आते हैं कि उनकी जो गर्दन है बहुत ज़्यादा सूखी हुई नज़र आती है, बहुत ऐसे जैसे कि वो सर का जो बोझ होता है वो भी सहार नहीं पा रहे होते पेशेंट्स, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है। और उनको अगर देखा जाए तो उनकी टांगें भी बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन होती हैं। और चेहरे के हवाले से आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल फ्लैशलेस होता है, यानी कि ऐसे जैसे कि उनकी हड्डियाँ नज़र आने लगती हैं चेहरों की, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है जब हम देखें तो। और ये बीमारी होती मेल न्यूट्रिशन की वजह से है, यानी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। तो डॉक्टर साहब यहीं पर आपसे बात करते हैं कि ये जो ग़िज़ाई किल्लत का बायस बनती है, तो कौन सी ग़िज़ा है जो कि कलील हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि ये मेरास्मस होने लगता है? मोस्टली इसमें प्रोटीन्स और कैलोरीज, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर इसमें कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी का मोस्टली बच्चों में तो ये चीज़ लाजमी आती है। ये जब तक हम उसके कैलोरीज वगैरह पूरे नहीं करें, उसके लिए हमें चाहिए कि बच्चे को मीट खिलाएं, दूध पिलाएं, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट, ये चीज़ें दें। अच्छा, इसकी वजह से यानी कि बच्चे काफ़ी हद तक, लेकिन चूँकि एक ऐसी भी जगह आती है, स्टेज आती है जहाँ पर बच्चा ये चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। जी जी, वहाँ पे फिर हम इसको मेडिसिन की तरफ आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि बॉडी के अंदर कोई ग़िज़ा जानी है तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम तो वीक होगा, जाहिर बात है। अब जब तक हम लोग खुराक कोई भी नहीं लेंगे तो हमारे जिस्म को ताकत ही नहीं मिलनी, हमारे बदन वे ऐसे ही होगा जैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस इंतहा की है, तो वो फूड उसने कैसे पूरी करनी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में ये किस हद तक है ये बीमारी, और क्या वाकई ये यानी किस टाइप के कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने में आती है, ये चीज़ कुछ बताइएगा। जी, पाकिस्तान में इसकी जो है ना वो तकरीबन 17.7% के करीब है। सही। हर तीसरे बच्चे के बाद ये आ रही है, यानी कि अगर 3 बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनमें से 1 बच्चे को माल न्यूट्रिशन है। और अगर परसेंट वाइज देखा जाए नाजरीन, तो ये 70% लोग जो हैं पाकिस्तान में इससे मुतासिर हैं, बिल्कुल गुर्बत की वजह से। और क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी है, और यहाँ आपको बताती चलूँ तकरीबन 19 लाख के करीब जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो एनुअली मौत का शिकार होते हैं इसी मेरास्मस के प्रॉब्लम की वजह से।
बिल्कुल ऐसे ही है जी डॉक्टर साहब, तो हमें बताइएगा कि क्या इसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं ऐसे कंट्रीज़ में? आप बात को अपनी वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा काइंडली। जी बिल्कुल आते हैं। जब एक औरत जाती है डिलीवरी के लिए, बाज़ दफ़ा वहाँ पे ही देखते हैं कि उसका HP लेवल इतना डाउन होता है ना कि डॉक्टर ख़ुद कहते हैं कि आपको इतना HP लेवल आपका कम है, आपने डिलीवरी भी आपकी होनी है। तो वहाँ पे वो देखें, जब एक माँ का HP लेवल इतना कम जा रहा है, 9 पॉइंट से भी नीचे जा रहा है, तो वो उस बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को गाइड कीजिए कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ जो है ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता, कुछ स्ट्रेस की कंडीशन ऐसी डेवलप होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उनको डाइट उतनी नहीं मिल पाती जो कि उनको चाहिए होती है। तो काइंडली हमारी नाज़रीन को ये चीज़ गाइड कीजिए डॉक्टर साहब कि कौन सी ग़िज़ा उनको देनी चाहिए और क्या क्या उनको उस वक्त हम गाइडलाइंस दे सकते हैं कि उनकी बेटरमेंट हो, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। बिल्कुल, उसके लिए ये कि वालिदा जो होती है उसको चाहिए कि फ़्रेश जूस का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियां लें, नींद अपने का ख़ास ख्याल रखें। डिप्रेशन इस पे बहुत ज़्यादा असर करता है। नींद को वो प्रॉपर रखें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं होगी ना, उसके ऊपर आप जो भी उसको खिलाएंगे उसका भी इतना इफेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर देखा जाए तो जो ससुराल से मुतासरा फीमेल्स आती हैं तो वो जिक्र करती हैं अल्लाह ताला ये रहम करे उन पे जी, कि वो कहा जाता है कि स्ट्रेस को इतना कंसीडर ही नहीं किया जाता इस चीज़ को, जबकि ये चीज़ अगर यानी इस चीज़ का ओवरकम हो जाता है किसी पेशेंट पे, किसी फीमेल्स पे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी मुतासर होती हैं। बज़ाहिर लगता है कि एक स्ट्रेस का क्या ताल्लुक होगा मेल न्यूट्रिशन के साथ? बहुत ताल्लुक है जी। तो इस हवाले से ज़रा समझाएं हमारे उन नाजरीन को, उन ससुराल वालों को कि जो ख्याल नहीं रखते फीमेल्स का। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, ससुराल वालों पे ना रहें आप अपनी ग़िज़ा के लिए आप खुद तवज्जो करें। आपने एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाना है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो बच्चा भी तंदुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताज़ा जूस इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम उठ के निहार मुँह एक एप्पल खा लें। आप ज़्यादा नहीं ले सकते, बल्कि बहुत बेहतरीन है ये प्रेगनेंसी में एप्पल जो है। आप ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते, विटामिन्स नहीं ले सकते, मिनरल्स आप नहीं ले सकते। सिंपल आप एक टाइम टेबल बना लें अपना, एक टाइम के ऊपर आपने खाना खा लें, चाहे सूखी रोटी खा लें लेकिन खुशी खुशी खा लें। सही, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स कैलोरीज आपको देना शुरू कर देगी। नाइस डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें गाइड किया। नेक्स्ट जो आपसे बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हर चीज़ का एक प्रॉब्लम बन जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। जी। अभी जैसे मेरास्मस है, अगर क्या ये फालिज वगैरह की तरफ भी चला जाता है क्या इसका? जी बिल्कुल, फालिज की तरफ भी ये जाता है, क्योंकि बज़ाहिर तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन देखें ना, जब खुराक आपकी बॉडी में जा ही नहीं रही, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपका स्टमक वर्क ही नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि स्टमक की एट्रोफी भी हो जाती है, हार्ट की भी तरफ चले जाते हैं। आप पेशेंट को हार्ट फेलियर का भी खदशा हो जाता है। जी जी। जहाँ तक सांस में तंगी होने शुरू हो जाती है। पैरालाइज इसका मोस्टली टांगों में आता है। इसमें जो मरासमस के बच्चे हैं ना या बड़े हैं जो भी हैं, उनका हमेशा से यानी कि स्टार्ट जो है ना वो लेग से शुरू होता है। लेग से, सही। फिर उसके साथ इसका वो मसाना भी चलने फिरने से मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसकी ज़ाहिर बात है, जब फूड बॉडी में जा रहा है वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वॉमिट हो रही है, उसको डायरिया हो रहा है या कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी ये सारी रीज़न सामने आती हैं। पैरालाइज होगा, मसाने का पैरालाइज हो सकता है, आपकी अंतड़ियों के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी, बाज़ दफ़ा वो भी मूवमेंट सही तरह से नहीं कर पाती। सही, इस तरह पैरालाइज हो सकता है। यानी कि बावल मूवमेंट्स जो है वो इनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, वो नहीं कंट्रोल रहता। फिर कि बच्चा स्टूल भी जो है वो पास करने में और यूरिन पास करने में उसका कंट्रोल नहीं रहता फिर। जी बिल्कुल। और ये नाजरीन, ये सारा मामला जो है ये वीकनेस की वजह से होता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो कोशिश कीजिए कि वो बच्चे जो आपके सही तरह से नहीं खाते हैं उनको बहुत तरीके से खाने पीने की तरफ लेके आइए। ऐसा वजह से कि देखिए कि जंक फूड का जो है वो सिलसिला इतना ज़्यादा है कि बच्चा अगर कुछ नहीं खा रहा होता तो वो अगर पिज़्ज़ा मांग रहा है, पिज़्ज़ा लेके दे दिया जाता है उसे, शावरमा, बर्गर, ये चीज़ें जो हैं आपको पता है ट्रेंड में है ये। ट्रेंड में बिल्कुल। और ये सब का सब जो है ना वो मैदे का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये क्या कैसे जो है वो फीमेल जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे रोकें, ये थोड़ा सा बताइए। माँ खुद नहीं बाज आ रही, बच्चों को क्या करेंगी लेकिन नहीं, माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को बैठ के प्यार से समझाएं और उनको इस तरह से की डिशेस घर में बना के दे के बच्चे जंक फूड मांगे ही ना।
सही, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि माँ खुद बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दे जो हेल्दी भी हो और बच्चों के लिए वो बेहतरीन साबित हो, बच्चे शौक शौक से खाएं। वैसे ट्रेंड तो चल पड़ा है, कॉलेजेस में चले जाए बच्चे यही कुछ खा रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ ये हम बात कर रहे हैं सूखापन के हवाले से, तो हर चीज़ की एक वजह होती है, तो हमें ये चीज़ हमारे नाजरीन को बताइए कि सूखापन जो है वो किन वजूहात की बिना पर होता है, क्या कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। बेसिकली तो हमने की ना बात की मेल न्यूट्रिशन है, इससे ज़्यादा सिंपल वर्डिंग में हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। सिंपल वर्डिंग में ऐसे ही है कि आप ऐसा समझ लें कि एक बच्चा है, आप उसको फूड दे रहे हैं, वो प्रॉपर से नहीं ले रहा, ठीक है ना, वो अगर ले भी रहा है वो वॉमिट के ज़रिए या डायरिया के ज़रिए वो उसकी जितनी भी एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि अगर किसी को डायरिया हो जाता है बिल्कुल या वॉमिटिंग है, जैसे कॉलेरा लाइक कंडीशंस हो कॉलेरा लाइक कंडीशन सबसे पहले यही आती है, तो ऐसे में जो है वो ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनती और ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जी बिल्कुल होने लगती हैं। सही। इसके अलावा अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एड्स की डिजीज़ में भी ये बहुत चीज़ आ जाती है। मरासमस में जो है ना वो एड्स के पेशेंट काफ़ी देखे गए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सही। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, जैसे ये हमारी जो जेलें हैं, जो हाल है उनका, वहाँ पे आप देख लें वो क्या सूखी सी दाल देते हैं, वो भी सारी बातें माल न्यूट्रिशन का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ठीक। और इसी तरह कोई भी इन्फेक्शन जो बॉडी में डिजीज़ आ जाती है तो वहाँ पे जाके फिर ये पेशेंट जो है ना माल न्यूट्रिशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है, तो उसकी क्या रीज़न है या वो क्या वजह बनती है कि जो है पेशेंट बिल्कुल जो है आप देखिए कि स्लिम और लीन एंड थिन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? कि ओल्ड एज में ये चीज़ है कि एक तो वो लोग चलते फिरते नहीं है इतना, जो खाया वो हज़म नहीं होगा अगर, और दूसरे लोग ये ना बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनको जितनी प्रोटीन और कैलोरीज चाहिए होती है ना वो उनको मिल नहीं रही होती। सही। उनका स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होता है, वॉक वो लोग करते ही नहीं है, बाहर कहीं घूमने जाना उनके लिए वो नहीं है, वो थोड़ा सा खाया उधर ही लेट गए। ये भी चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आप खाना खा के फ़ौरन लेट गए हैं ना तो वो आपकी बॉडी पे वो एनर्जी नहीं देगा जो आप खाना खा के 10 मिनट की वॉक के साथ यूटिलाइज ही नहीं होगा। सही। तो इस वजह से भी उम्र रसीदा अफराद में ये चीज़ आती है और उनमें सबसे पहले जो ना वो टांगों में पैरालाइज आना शुरू हो जाता है, वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ना पूरी बॉडी को नहीं मिल पा रही होती। ना सिर्फ नाज़रीन ये कि ब्लड सर्कुलेशन उनकी मुतासर हो जाती है, बल्कि मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। और यहाँ एक चीज़ बताती चलूँ कि एक और बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जिसकी वजह से जो ओल्ड एज के पर्सनस हैं वो इससे मुतासर होते हैं और ग़िज़ा उनको पूरी तौर पे नहीं मिल पाती। और वो सबसे बड़ी वजह ये है कि एसोफेगस जो है, खुराक की नाली जिसे कहा जाता है, ये तंग होना शुरू हो जाती है, इसमें स्टीनोसिस आ जाता है कुछ पर्सनस में, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो ग़िज़ा पूरी तौर पे नहीं खा सकते। डॉक्टर फरादीबा से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब भाई इसकी अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स जो है वो सामने आ सकती हैं जब किसी को सूखापन का मर्ज़ होता है या मरासमस होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को डायरिया लग जाता है जो मुसलसल चलता है। सही। यानी कि कंटिन्यू रहता है। वीकनेस इंतहा की हो जाती है, बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पतला सूखा हड्डियों की तरह होना शुरू होता है। वीकनेस इतनी होती है कि वो चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। भूख नहीं लगती पेशेंट को, किसी पेशेंट चेहरे की जो ये सारी चीज़ है ये सारी लटक जाती है, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ने, ऐसे लगता है जैसे कि ये बच्चा नहीं कोई बूढ़ा शख्स है। सही। ये बहुत एक पॉइंट है कि चेहरा अगर देखने में देखा जाए तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, इस तरह से। जी ठीक है। तो वीकनेस इस कदर हो जाती है कि उसकी जो कलर है ना स्किन का वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी होगी इसके अंदर। सही। ठीक है ना। हार्ट की पल्पिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। लो ब्लड प्रेशर होगा। बाज़ दफ़ा आपको ऐसे लगेगा कि जैसे स्किन को आप हाथ लगाते हैं ना तो वो बहुत रफली खुरदरी सी महसूस होगी, अनइवन हो जाएगी। अनइवन हो जाएगी।
ये चीज़ें, आंखें धंसी हुई होंगी, अंदर की तरफ होंगी, जैसे कि वो गड़े से पड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारी होम्योपैथी की पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो बिल्कुल संकन आइज, आंखें अंदर और पिचके हुए गाल, तो उसके लिए कोई पीला जर्द चेहरा, उसके लिए हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन हैं, उनके वाले से थोड़ा सा बताइए, फिर मज़ीद अलामात पे आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ब्रोटेनम भी आ रही है, आयोडियम भी है, कैलकेरिया फास है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, ब्राइट्रा काब है। जी जी, ये सारी रेमेडीज इसी पे आती हैं। ब्राइट्रा काब में मोस्टली बच्चे का जो है ना वो मरासमस के अंदर ब्रेन की ग्रोथ भी रुक जाती है। अच्छा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रेन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, यानी कि ब्राइट्रा काब दोनों की रुक जाती है। सही। और अगर आप ऐसे पेशेंट को अगर ब्राइट्रा काब देते हैं तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। सही। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह मरासमस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में हमें गाइड किया, लेकिन हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करके, कंसल्ट करके तभी मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। आगे चलते हैं डॉक्टर साहिबा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। जी बिल्कुल, जब बॉडी को प्रोटीन और कैलोरीज पूरी तरह से नहीं मिलती तो बॉडी अपने आप को सीधा रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए कुछ चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो रोक देती है। सही। तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर सबसे पहले वो फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है। पेशेंट का हार्ट जो है ना वो पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता क्योंकि उसको पूरी तरह से एनर्जी ही नहीं मिल पा रही होती। अच्छा। उसी वजह से ये ना, जब एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है तो वो सांस में रुकावट आना शुरू हो जाती है। पेशेंट की जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बिल्कुल स्लो चली जाती है, पल्स वीक हो जाती है, लो वाइटैलिटी हो जाती है। लो वाइटैलिटी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से हमारी कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन आप गाइड करना चाहें? जी बिल्कुल, इसमें हार्ट के हवाले से हम क्रेटिगस को करेंगे। क्रेटिगस आप उसको दें, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेटिगस देने से उसकी हार्ट की जो बीट है ना वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। सही। ठीक है ना, उसकी जो हार्ट की सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होगी, उससे ये जो सांस की तंगी बार बार हो रही है ना वो लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो मरासमस के हवाले से कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं बार बार, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होते क्या हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो है ना ये मिनरल्स और मादनियात की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। बेसिकली इनकी ज़रूरत तो इतनी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर समझ लें कि आपकी बॉडी को 50% जो एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही, यानी 50% मरासमस इन्हीं वजहों से होता है। और इसमें विटामिन ए और डी और जिंक, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो इंग्रेडिएंट हैं जो शामिल होने चाहिए, और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली जो है ये प्रॉब्लम्स सामने आने लगती है। यहीं पर हमारी वो मेडिसिन आती है ना, कैलकेरिया फास्ट ले लें आप, कैलकेरिया काब ले लें, स्लेशिया ले लें। जी बिल्कुल, स्लेशिया आप ले लें। जहाँ पे विटामिन की कमी आती है वहाँ पे आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करवा लें पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जब होती हैं हार्ट भी मुतासर होने लगता है, और ये कि कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मज़ीद बताइएगा कि और क्या चीज़ जो है वो मुतासर होती है, ज़्यादा जो ऑर्गन्स मुतासर हो सकते हैं उस हवाले से। जी बिल्कुल, लिवर भी डैमेज होता है, स्प्लीन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और चूंकि एट्रोफी की तरफ बॉडी जाना शुरू हो जाती है। एट्रोफी वो किसी भी ऑर्गन में भी हो सकती है वो। सही। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि हाई एनर्जी कंज्यूमिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की जो है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में सामने आती है, और उसमें जिगर और दिमाग प्रोमिनेंट जो ऑर्गन हैं ये मुतासर होते हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मज़ीद अलामात के हवाले से आप बताइए कि जैसे पेट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पेट जो है वो डिस्टेंडेड देखा गया अमूमन ऐसे पेशेंट्स का, ये फूला हुआ होता है। हाँ जी, ये चीज़ होती है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हम देखते हैं? उसके अलावा देखते हैं कि पेशेंट ओरल कितना इनटेक ले रहा है बॉडी में, क्योंकि जब तक अगर आप उसके ओरल इनटेक लेने से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी के अंदर वो किस कदर उसकी मूवमेंट है, स्टमक के ऊपर कितना इफेक्ट जा रहा है, उसकी वजह से ही ये कंडीशन उसकी सामने आ जाती है। सही। अच्छा नाजरीन, बात यह है कि जिस तरह से फ़ूड के हवाले से हमारी डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि फ़ूड प्रॉपर्ली जो नहीं ली जा रही होती, तो उस वाले से आपको गाइड करती चलूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे बच्चे होते हैं
जब इनका जो एक स्टैंडर्ड डाइट है उसमें फूड गैप जब आता है तो यही चीज़ है जो मेरास्मस की वजह बनती है। इस हवाले से आपको बताती चलूँ, कैरिस्मर फंक एक हमारे तो नहीं, लेकिन ये एक फादर ऑफ इनको विटामिन थेरेपी कहा जाता है, और इनके मुताबिक ये है कि विटामिन की डेफिशिएंसी के हवाले से बात की जाए तो PEM जो प्रॉब्लम है, हम भी डॉक्टर साहिबा से भी पूछते भी हैं, तो ये वजह बनती है और फिर मेरास्मस होने लगता है। तो ये बेसिकली विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की कमी है, मादनियात की कमी है, मिनरल्स की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जी डॉक्टर साहब, PEM क्या है ये? PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अच्छा। यानी कि बेसिकली आप किसी भी साइट को आप खोलते हैं, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे PEM लिखा आता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसकी वजह ये है कि मेरास्मस की जहाँ पे भी आपको डिजीज़ मिलेगी ना, वो सबसे पहले बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। बिल्कुल। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की यानी कि फर्स्ट जो ग्रेड है ना, वो प्रोटीन से ही स्टार्ट होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सीवियर किस्म के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ ने अटैक किया और वो मेरास्मस के देखने से ही पता चल जाता है ये पेशेंट हैं, कैसे दिखते हैं देखने में? अल्लाह माफ़ करे, वो जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल मुर्दा टाइप। एक्चुअली मुर्दा टाइप डॉक्टर साहब शायद फील कर रही थी, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो बिल्कुल मुर्दनी सी छाई होती है, डेड लाइक उनकी अपीयरेंस होती है, बहुत थके मांदे, बहुत बोर्ड किस्म के लोग नज़र आ रहे होते हैं। इस किस्म की कंडीशन डेवलप कर जाती है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा, क्या हम इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं मेरास्मस का, तो ये जानलेवा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये जानलेवा हो सकता है। देखें, अगर आपकी हम लोग कोई भी चीज़ है ना, अगर आप विटामिन्स की बात करें, आप टैबलेट्स की सूरत में लेते हैं, लेकिन खाएंगे तो सही ना जी। जब तक हम अपनी माल न्यूट्रिशन को ही ख़त्म नहीं करेंगे तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? सही। तो वहाँ पे इसका ये शदीद जानलेवा है। अगर इसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो खुदा न खास्ता बच्चे की या किसी जो भी इसका पेशेंट है उसकी जान जा सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या ये चीज़ भी आ जाती है, जैसे कि होता है कि आजकल जो टाइम का मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाती, बहुत बिजी रूटीन्स हैं सबकी, टाइम पे खाना नहीं खाते अक्सर बच्चे जो हैं, तो क्या ये चीज़ भी जो है वजह बनती है इस चीज़ की? जी बिल्कुल। अब सुबह दोपहर शाम एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ, हम जब उस निज़ाम के हट के चलेंगे तो फिर तब्दीलियाँ तो आएंगी, चाहे वो किसी भी सूरत में आ जाए। और जब सुबह का नाश्ता लोग नहीं करते, मोस्टली बच्चे नहीं करते, कि आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को गाइड करें इस सुबह का नाश्ता जो बच्चे नहीं करते ना, उनके अंदर तो विटामिन की डेफिशिएंसी कंफर्म है जी। वो चाहे वो अलग बात है कि वक्ती तौर पे आपको फील ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रूम करते हैं, बड़े होते जा रहे हैं, फिर वो जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें कम है। ब्रेकफास्ट में हमें गाइड कीजिए कि बच्चों को क्या चीज़ लेनी चाहिए डेली, जैसे कि एग है जी, और इस हवाले से बताइए। बेसिकली वैसे मेरा जो मशवरा है ना, वो ये है कि बच्चों को फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन ये कि जैसे क्योंकि जितनी ये दौर है ना का ज़माना जा रहा है ना, बच्चे बैठ के अंडा पराठा नहीं खाते, दूध का गिलास नहीं पकड़ते, वो नहीं पीते। उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो माएँ उनको फ्रेश ताज़ा धो के पकड़ाएं, बेटा ये जाते जाते खा लेना, कम से कम एक सेब भी आप खा लोगे ना तो वो भी आपको काफ़ी एनर्जी, वो भी। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साहब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट्स को लेते ही नहीं है, अब वहाँ क्या किया जाए? अब वहाँ पे यही है कि फिर उसको आप ब्रेड खिला दें, उसमें फिर एग में चूंकि तमाम न्यूट्रिशंस होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जरूर देना चाहिए, डेली लेना चाहिए ना बच्चों को, बड़ों को, सबको एक एग लाजमी दिन में लेना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ आपको ये भी गाइड करती चलूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि एग डेली लेना चाहिए, और वाकई ये बहुत ही एक कंप्लीट डाइट है। एक एग होना चाहिए बॉइल्ड, और साथ में जो है वो एक दूध का गिलास होना चाहिए, या कप ऑफ मिल्क कह लीजिए, इतना ले लें जितना बच्चे ले सकें, जितना फीमेल्स ले सकें, ये उनकी डाइट में होना चाहिए, जितना बूढ़े अफराद ले सकें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इन सब के लिए ज़रूरी हैं ताकि मेरास्मस की तरफ ना आए सिलसिला। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई पर्सन लिवर अफेक्शंस में मुब्तला है तो वहाँ हमें ज़रा संभल के इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना होता है, क्योंकि जो एग है वो थोड़ा बहुत मुतासर उसको कर सकता है। ठीक है, तो वो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको गाइडलाइन लें और तमाम जो डाइट है उसको सेट करें। डॉक्टर साहब बात करते हैं हम अपने यानी कि खुराक की कमी से हमने बात की कि ये बीमारी होती है,
तो और कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं इस दौरान में? इसमें आपका इन्फेक्शन सबसे पहले होगा, ठीक है, वो किसी भी सूरत में, किसी भी ऑर्गन्स का। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि एट्रोफी के हवाले से क्या रिकेट्स कहते आते हैं। हाँ जी। उसमें हड्डियां जो है ना वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मुड़ जाती हैं, बुरबुरा बनती है। बिल्कुल विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकट है। जी जी। जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है विटामिन डी कम है इसका बच्चे का, वो रिकट्स की तरफ वो बचा जाएगा। हड्डियां मुड़ जाती हैं, हाथ मुड़ जाते हैं उसके, अल्लाह माफ़ करे, वो जिसे कहते हैं ना कि वो लंगड़ी वाली कंडीशन आ जाती है बच्चों में। उर्दू में इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे ना कि वो बिल्कुल वो चीज़ें मुड़ना शुरू हो जाती हैं। हाँ, लेमनेस कह सकते हैं आप इसको, ये हो जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब, है कोई ट्रीटमेंट हमारी होम्योपैथी में इस सिलसिले में? जी, बच्चों में सबसे पहले कलगेरिया फास। सही। रिकेट्स में बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके अलावा अगर कलगेरिया का आप 2 तरह से काम करती है ना हमारी, उसमें फ्लैबी पेशेंट भी आ जाते हैं, बिल्कुल थिन वाले, खास तौर पे न्यू बोर्न बेबी में अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो कलगेरिया फ्लोर भी बहुत अच्छा, कलगेरिया फ्लोर भी बड़ा अच्छा काम करती है। मेडिसिन तो बेतहाशा है, बिल्कुल, कि जैसा कि सिर्फ साइन एंड सिम्टम के हिसाब से हमने चलना है पेशेंट के साथ। कि साइन एंड सिम्टम के हवाले से हमने देखना, जब पेशेंट हमारे सामने होगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, फिर उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हम जैसा कि बताया आपने, हमें हमारे नाज़रीन को गाइड किया कि खुराक की कमी से होता है और इसमें क्या क्या खुराक लेनी चाहिए, इस हवाले से आपने गाइड किया। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो है ये वाले प्रॉब्लम्स जब सामने आते हैं तो ऐसा भी तो होता है कि अभी प्रॉपरली जो है अपीयरेंस में सामने नहीं आया, नहीं पता चला, डायग्नोज नहीं हो सका, तो इसको डायग्नोज कैसे करना है? इसकी तशखीस के लिए क्या कोई टेस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट है आपका, CBC करवाएं, विटामिन चेक करवाएं, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्टूल कल्चर करवाएं, यूरिन टेस्ट करवाएं, ये सारे टेस्ट लाजमी होते हैं इसमें। ठीक है। फिर वहाँ पे डेफिशिएंसी पता चलती है, अगर विटामिन्स में डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन्स दे दें बच्चे को। ये इम्पोर्टेंट बात है, ताकि डायग्नोज का मकसद ये है कि आपको पता चले कि बच्चे में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वही उसको आप दें और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट लें। क्योंकि ये मैरास्मस किसी एक वजह से नहीं है। हाँ, नहीं, एक वजह से नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि ये विटामिन्स की वजह भी हो सकती है, प्रोटीन कम, कैलोरीज कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम है इसमें, मिनरल्स, फैट्स, हर चीज़, और ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा में मौजूद है। सही। और लॉस ऑफ फ्लैश बिल्कुल होता जा रहा है, बिल्कुल मस्कुलर वेस्टेज होना शुरू हो जाता है, यानी मसल्स जो हैं वो बनते ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कोई रोल अदा करती हैं या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जो मस्कुलर वेस्टेज पे काम करती हों? चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन और प्रोलॉन्ग इस किस्म की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम, क्योंकि जब माल न्यूट्रिशन होती है उसके बाद डिहाइड्रेशन बॉडी में आती है। हाँ जी, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे चाइना हमारी बेस्ट मेडिसिन है। सही, ठीक। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी में स्टेबलाइजेशन को भी जो है वो एज ए ट्रीटमेंट लिया जाता है, उसके हवाले से बताइएगा कि उसका क्या रोल है, उसमें क्या किया जाता है कि जो है मैरास्मस को कंट्रोल किया जाता है उसके ज़रिए ना, तो क्या किया जाता है स्टेबलाइजेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे का जो डिहाइड्रेशन है ना उसको कंट्रोल करें, चाहे वो आप ओरल उसको कुछ ना कुछ लिक्विड के तौर पे दें, जूस वगैरह दे दें, ORS दे दें। सही, ये चीज़ें आती हैं। अगर बच्चा कुछ नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, खा रहा, आप उसको दलिया की सूरत में बना के बिल्कुल लिक्विड टाइप पे दे दें। बिल्कुल, वो चीज़ें हैं, गंदों में व्हीट है, बनाना है, उसके अंदर वो योगर्ट के अंदर मिक्स करके बच्चे को दे दें, वो एक लाइटली हो जाएगा, लाइटली फूड के तौर पे सामने आएगा। तो उसे यानी कि ये फर्स्ट स्टेज पे आप ये दे सकते हैं। अर्ली स्टेजेस पे ये काम कर जाता है जब बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पे हो, लेकिन जैसे ही ये मरासमस का पेशेंट बन जाता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैलोरीज कम होना शुरू होते हैं, फिर उसका बेहतरीन हालांकि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाएं। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें इस तमाम प्रॉब्लम के हवाले से गाइड किया। स्टेबलाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, डॉक्टर साहबा ने बताया कि डिहाइड्रेशन कॉज होती है और उसकी वजह से होता है कि प्रॉब्लम को सेट किया जाता है। देखिए, डिहाइड्रेशन एक्चुअली जब होती है तो क्या होता है कि बॉडी में से तमाम मिनरल्स जो ज़रूरी चाहिए होते हैं, जो विटामिन्स चाहिए होते हैं, वो बिल्कुल रिलीज़ कर जाते हैं और फिर उनको
अपनी जगह पे लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही वजह बनती हैं जो कि डेफिशिएंसी का बायस बनते हैं और फिर मरासमस की कंडीशन पैदा होने लगती है। तो डॉक्टर साहिबा, आपके आने का फिर एक बार बहुत शुक्रिया। आप काइंडली जो है हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से कि डाइट के हवाले से और मरासमस के हवाले से कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? डाइट के हवाले से यही है कि अगर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी खुराक लें, आपको जो मिले ना अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रॉपर एक टाइम पे ले लें। सही, टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल बहुत मस्ट है। नींद अपनी प्रॉपर कर लें। हम लोग 2 बजे 3 बजे रात को सोते हैं, फिर सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। ये चीज़, एक नींद और एक अपनी डाइट को बैलेंस कर लें। और अगर अल्लाह ना करे फिर भी आपको मरासमस का कोई मसला आ रहा है तो आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करें। और चूँकि इसमें 99% रिजल्ट मिलते हैं सही होम्योपैथिक में। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि मरासमस ना सिर्फ दिल दिमाग को मुतासर करती है, ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इससे मुतासर होती है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट के हवाले से बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये डाइट के ही ख़राब होने की जो है वो निशानदेही करती है कि आपकी जो रूटीन की लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई आपकी रूटीन डिस्टर्ब है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। टाइम टू टाइम हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करते रहते हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज का ये टॉपिक डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। डॉक्टर साहबा ने बहुत ही फ़ायदेमंद बातें बताई हमारे नाजरीन के लिए। नाजरीन, किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।